हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड पवन सीरीज़ के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पवन सीरीज़ के साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 2 के अति लघु प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीनीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीनीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? जिन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये असीमित मात्रा में होती हैं, जैसे वायु है, जल है, बायोगैस है, सूर्य है। ये सब हमारे नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं और ये ऊर्जा के असीमित स्रोत भी इन्हें कहा जाता है। जैसे स्रोत कहा जाता है, ऊर्जा के असीमित स्रोत भी कहा जाता है। और ये पुनः प्राप्त होने वाले हैं, मतलब एक बार इस्तेमाल करके हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीनीकरणीय स्रोत ऐसे होते हैं जैसे पेट्रोल है, कोयला है। इन्हें हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये केवल एक ही बार इस्तेमाल होते हैं। लेकिन नवीनीकरणीय स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और वह एनर्जी किसे मिलती है? ब्लड जो रुधिर होता है उसे पहुंचती है। तो रुधिर को ऊर्जा हम जो भोजन करते हैं उससे मिलती है। नेक्स्ट है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो हमारी जरूरी आवश्यकताएं, जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है, भोजन, कपड़ा और मकान, ऐसी आवश्यकताएं जिनके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन ये तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है भोजन, कपड़ा और मकान। ये हमारी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति आवश्यकता या साधन है। और यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन ये सब बाद में आती हैं। पहले भोजन, कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा, जल, समुद्री ज्वारभाटा, जैव मात्रा, बायोमास से कहते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं वैकल्पिक ऊर्जा के? सौर ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा, जल, समुद्री ज्वारभाटा, जैव मात्रा, ये सब हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर कुकर से आपका आशय क्या है? सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। जो कुकर होता है, कुकर जो हमारा होता है वो भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन जो सोलर कुकर होता है वो सूर्य के थ्रू हमारा भोजन पकता है। सौर ऊर्जा में जो ऊष्मा के रूप में एकत्रित होती है उससे हमारा जो भी हम भोजन पकाते हैं वो पक जाता है। इसीलिए इसे सोलर कुकर का नाम दिया गया है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से जो ऊष्मा एकत्रित होती है उससे सोलर कुकर में भोजन पक जाता है। इसीलिए हम इसे सोलर कुकर कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के द्वारा इसमें भोजन पकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। मतलब जो हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है उससे हम विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो सेल यूज होते हैं उसे हम सोलर सेल या सौर सेल के नाम से जानते हैं। अगर इसके अधिक मात्रा में प्रयोग करके एक लाइन से इन को जोड़ा जाता है तो उसे हम सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लाइट वगैरह नहीं आती है वहाँ पर इन्हीं सोलर पैनलों के थ्रू लाइट मिलती है, जिससे कि इंसान अपने खेतों में पानी दे सकते हैं, कल्टीवेटर वगैरह चला सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, रोशनी, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने के लिए
सोलर पैनल का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, शहरों में तो सभी सुविधाएं होती हैं, लाइट भी अच्छी आती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जो जहाँ पर लाइट नहीं है या लाइट बहुत कम आती है, तो वहाँ पर ये सोलर पैनल के द्वारा सोलर लाइट आती है, लाइट जला सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, खेतों में पानी देने के लिए जल पंप समरसेबल चला सकते हैं। तो इस सब में सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पवन ऊर्जा क्या है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जब वायु हमारी गतिशील हो जाती है तो उनमें एक ऊर्जा बनती है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। जब वो वायु के गतिशील होने से जो गतिज ऊर्जा बनती है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा क्योंकि होती है, क्योंकि जल जो बहता है वो एक तेज गति से बहता है, इसलिए उसमें एक गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कहने डैम बनाए जाते हैं, उससे लाइट का निर्माण किया जाता है, वो सब जल के द्वारा ही तो होता है। जल में बड़ी बड़े बहुत सी जगह हैं जहाँ डैम बने हुए हैं, वहाँ पे विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं जिससे कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की सप्लाई हो सके। इसी प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। जो जल बहता है वो हमारा ऊर्जा का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं। ज्वालीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये पूछ सकता है आपसे 1 मार्क शॉर्ट वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ज्वार भाटा ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो आप लिख देंगे नवीनीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जाती है। भारत में जो ज्वारीय जल होता है, ज्वार भाटा का जो जल होता है, उससे डैम बना के विद्युत तैयार की जाती है। इस पर नवीन खोज और शोध कार्य चल रहे हैं, मतलब इसके लिए अनेक प्रकार की खोजें चल रही हैं, शोध रिसर्च चल रही हैं। और ज्वार भाटा में कैसा स्रोत है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ज्वार लहरों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ज्वारीय लहरों में कैसी ऊर्जा होती है, अपार गतिज ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य है, ऊर्जा जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो केवल उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ना नष्ट की जाती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल मशीन किसे कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता से, सुविधा से, तेजी से करने में सहायक होते हैं, वो सरल मशीन कहलाते हैं। मतलब जो कार्य को सरल से, सुविधा से और जल्दी से करने में जो सहायक होते हैं वे हमारी सरल मशीन कहलाती हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण दीजिए, इसका एग्जाम्पल है चाबी। नेक्स्ट है, सरल मशीनों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसके निम्न प्रकार होते हैं, उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। घिरनी को समझाइए। घिरनी एक प्रकार की सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित होती है। कैसी मशीन है, सरल मशीन है, ये चल और अचल दोनों रूप से व्यवस्थित होती है। उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रथम उत्तोलक का क्या होता है, हैंडपंप। द्वितीय उत्तोलक का पहिए वाली ट्रॉली, और तीसरा तृतीय उत्तोलक का चिमटी। प्रथम का हैंडपंप, द्वितीय का पहिए वाली ट्रॉली और तीसरा है चिमटी। नेक्स्ट देखते हैं, झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं। झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। झुका हुआ तलों की सहायता से हम जो भारी भार को होता है वो ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका क्या है। मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। मानव के शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी
इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर शरीर बना होता है। जो हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक क्या है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही संघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका में जीवन भी नहीं रहेगा। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका में जीवन रहता है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका के जो मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस जो होता है वो इसी के अंदर रहता है और ये अधिक गहरे रंग का होता है, इसलिए हम इसे आसानी से पहचान भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको साइंस सब्जेक्ट का थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका पार्ट 4 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।